सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हम आज फिर आपके बीच में मौजूद हैं। पिछले 2 दिन से हम दिल्ली विधानसभा चुनाव पर केंद्रित बातचीत कर रहे हैं और आज भी जिस प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ है उसके चलते दिल्ली पर ही बात कर रहे हैं। हमारा आज का विषय है दिल्ली का सियासी रंग, शीश महल पर जंग। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो शीश महल 2 जगह बताया जाता है, एक जयपुर में बताया जाता है और एक दिल्ली में बताया जाता है। पर दिल्ली में भी वह किसी और इलाके में बताया जाता है, करीब 300-400 साल पुराना। पर अभी जो शीश महल चर्चाओं में है वो लुटियन दिल्ली में है। लुटियन दिल्ली में एक सरकार है, निर्वाचित सरकार, जिसे दिल्ली राज्य की सरकार के तौर पर हम जानते हैं। उस सरकार के मुखिया रहे हैं अरविंद केजरीवाल, अभी आतिशी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर हैं। अरविंद केजरीवाल पिछले 1 दशक में राजनीति के मैदान में धूमकेतु के तौर पर उगे। 2014 के दौर में, 13-14 के दौर में या तो नरेंद्र मोदी चर्चा में रहे या अरविंद केजरीवाल चर्चा में रहे। दोनों ने ही देश को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि हम एक अलग किस्म की राजनीति करेंगे। इसके तहत अरविंद केजरीवाल, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता से राजनेता के स्वरूप में आए, उन्होंने वैकल्पिक राजनीति के अंदर यह बताया था कि वो आम आदमी रहते हुए ही राजनीति करेंगे और राजनीति में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए तो भी आम आदमी ही बने रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के उस स्वरूप को अभी भी हम अपने जहन में देखते हैं, जो मफलर बांधे हुए रहता है, खांसता रहता है, स्लीपर पहना रहता है और वैगन आर में सफर करता रहता है। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के तहत बताया था देश को कि अगर हम सत्ता में आए तो ना कोई सरकारी बड़ा घर लेंगे, ना सरकारी गाड़ियां लेंगे, हम अपने आप को जनता के लिए समर्पित रखेंगे। लेकिन 2014 में किए गए दावों के विपरीत जब 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है तो चर्चाओं के केंद्र में अरविंद केजरीवाल की लग्जरी है। अरविंद केजरीवाल की लाइफस्टाइल चर्चा के केंद्र में आ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर इस बात को लेकर मुखर है कि जिसने देश को कहा था कि मैं तो आम आदमी हूं और आम आदमी की तरह रहूंगा, उसने अपने रहने की खातिर एक सरकारी बंगले में तकरीबन 40-50 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। अब वो 40-50 करोड़ आम आदमी पार्टी की गले की फांस बना हुआ है। आम आदमी पार्टी 40-50 करोड़ पर तो सवाल का जवाब नहीं देती है, लेकिन वो सवाल इस बात को लेकर उठाती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या हमसे बात कर रही है। नरेंद्र मोदी तो खुद के लिए 2700 करोड़ का महल बनवाए हुए हैं, 8400 करोड़ के हवाई जहाज में चल रहे हैं, 10 लाख का सूट पहन रहे हैं। पर सवाल तो यह है ना कि आपने क्या कहा था, उस सवाल को जनता के बीच पहुंचा रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस भी उसमें स्वर से स्वर मिला ले रही है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी के लिए यह शीश महल भारी पड़ने जा रहा है। हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र इस संदर्भ में यह कहता है कि हम स्वयं का मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि हम क्या करने में सक्षम हैं, जबकि दूसरे हमारा मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि हमने क्या किया है। हेनरी वुड्सवर्थ लॉन्गफेलो मशहूर अमेरिकी कवि रहे, उन्होंने ये कमाल की बात कही थी, चुनाव आपके आत्म मूल्यांकन का नहीं होता, चुनाव दूसरों के द्वारा मूल्यांकन का होता है। इस कसौटी पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी क्या खरे उतरेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। शांत प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। चिराग सेठी जी हैं, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और इनके बीच स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अनीता चौधरी जी हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 बयानों पर दृष्टि डालेंगे, एक भाजपा का और एक आम आदमी पार्टी का, और सुरेंद्र राजपूत जी से फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली की जनता को जिस निर्लज्जता के साथ लूटकर इस शीश महल का में अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। से लेके उनके सारे नेता एक ही प्रचार कर रहे हैं, अरे उस मुख्यमंत्री आवास में मिनी बार बना हुआ है,
अरे उस मुख्यमंत्री आवास के अंदर सोने का टॉयलेट बना हुआ है। अरे उस मुख्यमंत्री आवास के अंदर तो स्विमिंग पूल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मैं चाहता हूं पूरे दिल्ली और देश के सामने तुम्हारा झूठ उजागर हो। पूरी दिल्ली और देश के लोगों को पता चले कि दिन रात तुम मुख्यमंत्री आवास के बारे में झूठ बोलते हो। और मैं चुनौती देता हूं, कल 11 बजे मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। तो 6 फ्लैग रोड दिल्ली स्थित उस घर का एड्रेस है जिसे तथाकथित तौर पर सीएम आवास बताया जा रहा है, पर आंकड़े या दस्तावेज ये बताते हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो जो कोई मकान खाली होता है उस मकान को आवंटित कर दिया जाता है, वो मुख्यमंत्री उसमें रहने लगता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी है दिल्ली में अभी तक कि यह मुख्यमंत्री आवास है और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो इसी घर में रहेगा। इस रोशनी के बीच में सुरेंद्र राजपूत जी आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने आपकी नाक में 1 दशक पहले दम किया हुआ था, बताया था कैसे आपने जनता के पैसे को लूटा है, कैसे आपने दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार के दौरान गबन किया है, कैसे आपने जनता की गाढ़े पैसे की कमाई को उड़ाया है। वो अरविंद केजरीवाल की अपनी विलासिता इस चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश है। आपकी टिप्पणी। नमस्कार हिमांशु भाई और सारे को पैनलिस्टों को भी नमस्कार। देखिए 3-4 चीजें बड़ी साफ है। पहली बात तो केंद्र में एक भ्रष्टाचार मुद्दा है। अब वो शीश महल का भी भ्रष्टाचार का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मुद्दा है। आज चुनाव जो हो रहे हैं वो दिल्ली में हो रहे हैं और हम तो सीएजी की रिपोर्ट मान रहे हैं। पहले भी मानी थी जब हमारा नुकसान हुआ था। आपको मालूम है तमाम तरीके के नुकसान सीएजी की रिपोर्ट ने, विनोद राय ने, इन लोगों ने हम लोगों को किए। तो हम तो सरकार की बातें मानते हैं, सरकार की सीएजी की रिपोर्ट। तो सीएजी की रिपोर्ट एक व्यापक अनियमितता की तरफ इशारा कर रही है और वो जो अनियमितता है उसका केजरीवाल जी को और आप पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं कि इस मुद्दे पर दिल्ली का चुनाव हो। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कि दिल्ली कचरे के ढेर पर बैठी है। 3000 टन कचरा रोज जो है अनप्रोसेस्ड जा रहा है। लगभग 39 नाले दिल्ली में सीधे सीधे जमुना में गिर रहे और उसमें से 20 नाले तो ऐसे हैं जो अंडर ट्रीटमेंट है, सरकार कहती है, एनजीटी कहती है। एनजीटी 50 करोड़ का जुर्माना जल बोर्ड पे लगा चुकी। आपके सामने दिल्ली इस वक्त रेप की कैपिटल बनती जा रही है, सबसे असुरक्षित कैपिटल है। ये मामला आता है केंद्र सरकार के अंडर में। दिल्ली में 1484 अपराध होते हैं पर लाख पर, जो कि देश में सबसे हाईएस्ट है। पूरे देश का एवरेज 766 है। दिल्ली में आप देखिए कि महिलाओं के प्रति अपराध जो है 166 के आसपास होते हैं। पूरे हिंदुस्तान का एवरेज लगभग 80 के आसपास का है, दुगने से ज्यादा। तो ये जो मुद्दे हैं जहां पर गृह मंत्री प्रचार मंत्री की तरीके से काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, दोनों की दोनों, एक गंगा मैया का झूठा बेटा, दूसरा जमुना मैया का झूठा बेटा। गंगा मैया से कहा था 2017 तक गंगा मैया नहीं साफ करा पाए तो ये कर देंगे। वो 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया नरेंद्र मोदी जी ने गंगा मैया के साफ करने पे। आज भी मैं चुनौती देता हूं, कानपुर में जाकर के जो कांग्रेस के भाजपा के प्रवक्ता बैठे हो, आइए कानपुर में आके पानी पी लीजिए गंगा मैया का। उसी तरीके से 20 तारीख को 2020 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था, यह कहा था स्पष्ट रूप से कि हां साहब, अगर हम यमुना मैया को साफ नहीं कर पाए तो 2025 में मैं वोट नहीं मांगूंगा। आज यमुना मैया साफ हो गई हो तो केजरीवाल जी को भी चुनौती है कि आइए साहब केजरीवाल जी, यमुना मैया का पानी पी लीजिए आप आकर। तो मुद्दे जो हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था का हो, दिल्ली के लुटियन जोन्स की सड़कों को आप हटा दीजिए, बाकी कोई वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क ले लीजिए, सीलमपुर की ले लीजिए, शाहदरा की ले लीजिए, कोई एक ऐसी सड़क ले लीजिए जिसमें आप 2 किलोमीटर पैदल 2 किलोमीटर चलिए अगर गड्ढे ना हो तो ये मुद्दे हैं। आज की डेट में भाजपा जो मुद्दा बनाना चाहती है, चूंकि उसे अपराध पर बात ना करनी पड़े,
महिलाओं की लुटती इज्जत पर बात न करनी पड़े, अपहरणों पर बात नहीं, 17,000 से ज्यादा अपहरण हुए, उन पर बात न करनी पड़े। और दिल क्या नाम ये आप पार्टी उसके ऊपर आरोप लगा करके करेगी कैन साहब, ताकि इनको जो है यमुना पर बात न करनी पड़े, इनको प्रदूषित हवा पर बात न करनी पड़े। अरे भाई, दिल्ली के मुद्दों में दोनों पार्टियां ये बराबर की जिम्मेवार हैं। और दिल्ली शीला जी की को याद कर रही है, कांग्रेस पार्टी को याद कर रही है, जिन्होंने डीजल बसेस को सीएनजी में बदला, मेट्रो लाए, जिन्होंने फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया, दिल्ली को दिल्ली बनाया। तो आज हम लोगों को याद कर रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली इस बार हमें सेवा का मौका देगी, दिल्ली हमें सेवा का मौका देगी। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो मुद्दा बनाने की कोशिश है सुरेंद्र जी, अगर देश के प्रधानमंत्री परिवर्तन रैली में ये कह रहे हैं कि शीश महल तो मैं भी बनवा सकता था, पर शीश महल अरविंद केजरीवाल ने बनवाया। आप जानते हैं, इस देश की सियासत में भावनाओं को उभारने के, चुनाव की दिशा मोड़ने का खेल पुराना है। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस बार मुश्किल में है? जो कहा था उसके उलट किया, ये जताने बताने की कोशिश भाजपा की है। एक आम आदमी 40 करोड़ का मकान में फेरबदल कराए, क्या आपको नहीं लगता है कि ये भारी पड़ जाएगा अरविंद केजरीवाल को? क्या कहते हैं आप? आपको मौका मिल जाए अच्छी बात, पर अरविंद केजरीवाल के मौके में ये शीश महल कितनी बड़ी बाधा आपको दिखाई दे रहा है? को बड़ी साफ सी बात बताता हूं। देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार है ये, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और एक एक पैसे की वसूली होगी, ये भी मैं जिम्मेवारी से कहता हूं। और केजरीवाल जी का खाली यही मुद्दा नहीं है केजरीवाल जी का मुद्दा ये नहीं है। केजरीवाल जी का मुद्दा, इसके साथ 1000 मुद्दे हैं। केजरीवाल जी ने कहा था कि साहब हम पर्यावरण को संतुलित करेंगे, किया क्या? हवा जहरीली, पानी जहरीला। केजरीवाल जी ने कहा था कि 3-3 मंजिलों तक पानी सीधे पहुंचेगा, पहली मंजिल छोड़िए, ग्राउंड फ्लोर पर बिना क्या नाम उसके मोटर के पानी नहीं आता है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली को इन्होंने कहा था बिल्कुल चकाचक सड़कें बना देंगे। कोई सड़क आप बता दो मेरे को, जमुना जी अगर साफ हो गई हो तो आप बता दो। कहने लगे थे साहब 3000 टन कूड़ा, ये कूड़े का पहाड़ जो है गाजीपुर वाला दिल्ली में, वो कूड़े का पहाड़ खत्म कर दे, कूड़े का पहाड़ बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं, केजरीवाल जी को सिर्फ एक मुद्दा नहीं भारी पड़ेगा, केजरीवाल जी को 1000 मुद्दे भारी पड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ भाजपा को भी मुद्दा भारी पड़ेगा कि कानून व्यवस्था आप जो दिल्ली की है, आज की डेट में 17,000 से ज्यादा अपहरण दिल्ली में, आज की डेट में 166 पर लाख पर क्या नाम महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार की घटनाएं आपके उसमें है कि जितनी अपहरण, जितनी क्या नाम रोड रेज, और जितनी ये महिलाओं के प्रति दुराचार की जितनी घटनाएं हो रही हैं और अपराध की घटनाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार कौन है? सुरेंद्र राजपूत जी शीश महल को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की दिशा में नहीं दिखाई देते, पर शांत प्रकाश जी जिस भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, वो तो भाजपा ने तो सारे मुद्दे छोड़कर केवल शीश महल तथाकथित तौर पर पकड़ा हुआ है। और शांत प्रकाश जी, एक मुख्यमंत्री के रहने की व्यवस्था को लेकर जब आप इतना मुद्दा बना रहे हैं, कभी पता किए हैं दिल्ली में आपके जितने मंत्री हैं वो अपने बंगलों के रिनोवेशन पे कितने करोड़ खर्च करते हैं, वो किस प्रकार की व्यवस्था में रहते हैं? जी शांत प्रकाश जी। देखिए, जो शीश महल का मुद्दा है उसको रेनोवेशन को लेकर के कोई विषय नहीं है। रेनोवेशन के लिए जो पैसा सैंक्शन हुआ वो लगभग 7 करोड़ है और उसी पर टेंडर हुआ। विषय है ये 7 करोड़ को डेविएशन करके 55 करोड़ कैसे पहुंचाया गया, इसमें 40 करोड़ रुपए का 45 करोड़ का इजाफा क्यों किया गया और किनके द्वारा ये काम कराया गया। जितने भी ये जो शीश महल में काम हुए स्पॉट कोटेशन पर हुए, इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वो है क्योंकि उसमें ज्यादातर वो लोग इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं जिन्होंने इनके साथ में जो शराब का जो वो बेईमानी की थी, उसमें वो लोग उसमें शरीक थे। वो भी चीजें सामने आ रही हैं, वो भी उजागर हो रही हैं। तो सही मायने में इन्होंने निजी तौर पर जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, ऊंची दरों पे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। शीश महल आप ठीक है 7 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था, 7 की जगह 10 करोड़ रुपया सैंक्शन आप डिविजन करा लेते, आप उस मकान में आराम से रहते। मगर विषय है कि 7 करोड़ से 55 करोड़ तक की पहुंचा और उसमें उन लोगों को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिलाया जिनके साथ में आपके निजी और नजदीकियां थी, जिनके साथ में आप दूसरे मामलों में इन्वॉल्व थे। सब स्पॉट कोटेशन हुए।
पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जिन्होंने इसमें आपका सहयोग किया, आपके दबाव में काम किया, वो लोग सस्पेंड किए जा चुके हैं। तो इसलिए ये इसको आप आसान ना समझें। आप दिल्ली के लिए डेवलपमेंट का जो पैसा है, उस पैसे को आपने गलत तरीके से वहां पर बेजा इस्तेमाल किया। आप उस पैसे से उन लोगों को, जो टैंकर माफिया जो पुश हो रहे हैं, और लोग जो दिल्ली की जनता उन टैंक में पानी की पाइप डाल करके वो पानी लेने के लिए मजबूर है, आप वहां पर पाइप डाल करके पानी शायद ये मामला इतना सरल है या ये आपके डर के चलते बनाया जा रहा मुद्दा है? एक तरफ आपके नेता सभाओं में बयान दे रहे हैं, अब हमको मौका दो, हम कोई लोक कल्याणकारी योजना बंद नहीं करेंगे। जिस अरविंद केजरीवाल को, जिस आम आदमी पार्टी को आप जनता के संदर्भ में खलनायक साबित करना चाहते हैं, उस सरकार की योजनाओं को बरकरार रखने का वादा करने के लिए आप मजबूर हैं। क्या माने? आप एक 35-40 करोड़ के विषय को इसलिए मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपके पास वस्तुतः कोई मुद्दा नहीं है दिल्ली में जीतने के लिए। 27 साल की हार ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि एक बंगले का रिनोवेशन आपको सबसे बड़ा हथियार लग रहा है। जी शांत प्रकाश जी, कि जो है ना केवल महल है, ये नहीं कहा जा सकता कि केवल शीश महल मुद्दा है। ये तमाम मामले जो हैं इनके ऊपर आरोपित हैं। एक स्कीम थी, उस स्कीम के लिए 56 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ और उसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने 89 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। वो भी स्कीम वो भी इनके उसमें भ्रष्टाचार में शामिल है, क्योंकि जो पैसा सैंक्शन हुआ है 56 करोड़ रुपया जो है ना इम्प्लीमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के, और ये 89 करोड़ रुपया उसके सिर्फ प्रचार प्रसार में खर्च कर रहे हैं। ये उसमें भी इन्वॉल्व है। डीटीसी की बसेस को जो जिस तरीके से आपने परचेज करना था, मगर आपने परचेज नहीं की। आप जो भी पैसा उगाई हुई दिल्ली के लिए, उस पैसे को आपने कहीं भी प्रॉपर डेवलपमेंट के काम में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आपने उसको निजी लाभ लेने के लिए अपने निजी ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से आपने पुश करने का काम किया। अभी मैं टैंकर की बात कर रहा था, आप 11 साल में टैंकर क्यों नहीं खत्म कर पाए? क्यों आपने उनको और ज्यादा बल दिया? क्योंकि आपको उसमें कुछ हिस्सा आ रहा है। नहीं तो दिल्ली की 10% जनता केवल पाइप से पानी ले रही है और केवल इसलिए खुश हो रही है कि मुझे बिजली फ्री मिल रही है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आपने 500 नए स्कूल खोलने की बात करी, मगर आपने एक स्कूल नहीं खोला, केवल कुछ कमरों को रेनोवेशन करके आप उसको प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। हॉस्पिटल खोलने की बात करी, कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं खोला। आप जिस तरीके से 1000 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात करी, आप देख लें कितने मोहल्ला क्लिनिक खोले, मुश्किल से 250-300 मोहल्ला क्लिनिक, और वो भी जर्जर हालत में। तो आपने जो वायदे किए, आप उन वायदों को पूरा नहीं कर पाए और थोड़ा बहुत सुपरफिशियल आपने शुरू किया, तो उनकी स्थिति जर्जर है। अभी संजय राजपूत जी ने बताया कि किस तरीके से दिल्ली के दोनों नुक्कड़ों, तीनों नुक्कड़ों पर जिस तरीके से कूड़े के ढेर खड़े हुए हैं, क्या किया आपने उसके लिए? क्या किया आपने उसके लिए? शांत प्रकाश ये सवाल उठा रहे हैं, तो अब मौका है चिराग सेठी जी से बात करने का। चिराग सेठी जी, उम्र गुजार दी आपने दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने की, और राजकुमार जी इतना बढ़िया डायलॉग वक्त फिल्म में देकर गए कि जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। आगाह किया था उन्होंने कि अगर अपने घर शीशे के हों तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। आप तो कमाल के निकले, पत्थर लगातार फेंक रहे थे फिर भी अपना घर शीशे का बना लिया। देखो सारे के सारे पत्थर अब आपकी ओर आ रहे हैं। क्या कहते हो चिराग सेठी जी? हमारा घर, हिमांशु जी, अगर ये हमारा घर होता तो हमें दिक्कत होती है। तो सरकारी घर है, जो मुख्यमंत्री बनेगा वहां आके रह लेगा। सुरेंद्र राजपूत जी मुख्यमंत्री बने, वो रह ले आकर। शांता प्रकाश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो आकर रह लेंगे। हमारा तो है नहीं, जो मुख्यमंत्री होगा वहां रहेगा। उसके बाद जो झूठ प्रचार भाजपा कर रही थी कि वहां स्विमिंग पूल है, वहां बार है, हमने कहा आज दिखा दो, सारे मीडिया को लेकर चलते हैं, वहां दिखा दो वहां पर क्या है। तो फिर दिल्ली पुलिस आ गई, फिर वहां से पीडब्ल्यूडी आ गई कि नहीं जी आप देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? अगर ये घर नहीं दिखा सकते तो प्रधानमंत्री का घर दिखा दो, जहां पर बहुत सारी चीजें हैं वो दिखा देते। वो भी नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि पता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल एक झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहे थे। और जनता के पास किस मुंह से जाए? 10 साल आधी सरकार हमारी थी, आधी आपकी थी। हमने अपने काम करे, हम अपने स्कूल दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि टॉप गवर्नमेंट स्कूल्स की जो रैंकिंग आती है उसमें तीसरे स्थान पर 10 में से 3 स्कूल हमारे होते हैं, 20 में 7 स्कूल हमारे होते हैं। तुम दिखा दो कि क्राइम हमने कम कर दिया।
तुम दिखा दो कि दिल्ली में 5 करोड़ की रंगदारी नहीं मांगी जा रही, तुम दिखा लो कि वहां पर रेप नहीं हो रहा है, तुम दिखा दो कि वहां पर माताओं बहनों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जा रहा, तुम दिखा देते ना। हमने अगर 500 क्लिनिक बनाए थे, तुम 1000 बनाते, तुम कहते हमने बना के दिखाया, देखो 1000 क्लिनिक। तुम्हारे पास 15 साल एनसीडी थी, एक स्कूल बनाते जिसमें मेलानिया ट्रंप आती और फोटो खिंचवाती, उस फोटो को तुम लोग यूज करते सारी जिंदगी, पर तुम नहीं कर पाए। उसके लिए तुम्हें अरविंद केजरीवाल जी का स्कूल ढूंढना पड़ा जहां पे जाके फोटो खिंचवाए। प्रधानमंत्री को जब स्कूल की फोटो चाहिए थी तो गुजरात में स्कूल नहीं मिला, एक टेंट लगाना पड़ा, उस टेंट में फोटो खिंचवानी पड़ी। क्यों? क्योंकि एक अच्छा स्कूल नहीं था। हम तो कह रहे हैं कि हमारे 1400 बच्चों ने नीट क्लियर किया है पिछले साल। आप अपना उत्तर प्रदेश का डेटा दे दीजिए, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से आप हरियाणा का डेटा दे दीजिए। हम कहते हैं हम 24 घंटे बिजली देते हैं, आपके पास 20 राज्य है, 20 में से किसी एक राज्य में तो दे दीजिए 24 घंटे बिजली। और वो देखे बोलते हैं वैसा नहीं है तो उसका मन बदलता है वहां जाके। ऐसा थोड़ी है कि आधे से ज्यादा लोग जो है वो चिराग सेठी व्यक्ति क्या है ना, अपने अनुभव से सीखता है। वो शीला दीक्षित के समय पर भी बहुत काम हुआ था, वो फ्लाईओवर बने थे, स्टेडियम रिनोवेट हुए थे, दिल्ली का कायाकल्प हुआ था, सड़कें बनी थी, पर इसके बावजूद भी आपने एक कहानी बताई थी कि देखो किधर भ्रष्टाचार हुआ। लोगों ने उस काम को खारिज किया, आपके भ्रष्टाचार की आवाज़ को सुना और प्रचंड जीत के साथ आप सत्ता में आए। अभी विशेषकर भारतीय जनता पार्टी सरकारी दस्तावेजों के माध्यम से यह बता रही है कि जो व्यक्ति अपने आप को आम आदमी बताता था, जिस व्यक्ति ने बाकायदा घोषणा पत्र दिया था अगर मैं बना तो मैं तो कोई बंगला नहीं लूंगा, बड़ा बंगला नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, उसने बंगला भी ले लिया और बंगले में करोड़ों का काम भी करा लिया। अब उसमें स्विमिंग पूल है कि नहीं ये कोई विषय नहीं है, उसमें करोड़ों का काम हुआ कि नहीं हुआ ये विषय है। तो चिराग सेठी जी हमें बताएं, ये भाजपा का प्रोपोगंडा है ना, हजारों में ही काम करा लिया अरविंद केजरीवाल, ये करोड़ों करोड़ों की कहानी बेकार है, या आपने दिल्ली में आम आदमी की हैसियत इतनी बढ़ा दी अपने सुशासन के माध्यम से कि अब कोई भी आदमी करोड़ों से कम का काम अपने घर में नहीं कराता? थोड़ा बताए ना चिराग। अंशु जी बिल्कुल, एक और आदमी था जो बोलता था फकीर है झोला उठा के चल पड़ेंगे, फिर 10 लाख रुपए का सूट पहन के आता है, 8400 करोड़ के प्लेन में चलता है और 2700 करोड़ रुपए के घर में रहता है और 500 करोड़ की टनल बनाता है जो घर से पार्लियामेंट तक जाती है। वो भी हम तो कह रहे हैं वो घर हमारा नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आप दिखा दीजिए जनता को बुला के कि इसमें क्या है। आप कहते हैं, कभी मैं किसी चैनल पर सुनता बोला जी 300 एसी है, मैं कह रहा था 300 एसी में 300 कमरे होंगे, इतने तो प्रेसिडेंट हाउस में भी कमरे नहीं है जितने कमरे इन्होंने बना दिए अरविंद जी के घर पे, इतने तो कमरे भी नहीं। चिराग सेठी आप बहुत कम देखते व्यक्ति हो लगता है, बीजेपी का हैंडल देख लेते ना, उन्होंने उस बंगले का पूरे फोटो सार्वजनिक किए हुए हैं, बाकायदा वीडियो बना के बढ़िया से दिखाया है कि देखो कैसा झूमर लगा है, कैसा टीवी लगा है, कैसा मसाज चेयर लगी है। आपने देखी नहीं क्या? जी कल प्रवेश वर्मा जी लेटर लिख रहे थे कि सबको अनुमति देनी चाहिए, आज हमने कहा चलो हमारे साथ हम दिखाते हैं, तो फिर 3 लेयर की पुलिस क्यों आ गई? क्यों ऐसा हुआ कि पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स ने बोल दिया हम अंदर नहीं जाने देंगे? हम तो कहा चलो हम दिखा रहे हैं, आप 2 महीने से कह रहे थे हमें दिखाओ दिखाओ, हमने कहा हम लेके चलते हैं आपको, आओ दिखाते हैं। पर उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं अब नहीं देखना हमें, हम नहीं दिखाएंगे। हमने कहा प्रधानमंत्री का घर दिखा दीजिए हमें, वो देख लेते हैं वहां पे क्या ऐसा है। अरे आप दिखाओ मत, बता तो दो क्या कराए थे भाई। सर मिनिमम रेनोवेशन है, सरकारी घर है, जो जीत के आएगा वो ले लेगा। आपको जो भी इस पार्टी में से जीतेगा, हम जीतेंगे, हमारा सीएम आके रहेंगे, भाजपा का जीतेगा भाजपा के रहेंगे। अरे वो सीएम हाउस थोड़ी है, आपको पता है ना ये बात, वो सीएम हाउस नहीं है, वो प्रधानमंत्री आवास की तरह नहीं है, वो राष्ट्रपति निवास की तरह नहीं है। एक फ्लैट है, किसी अफसर को भी मिल सकता है, किसी मंत्री को भी मिल सकता है। अभी तो आपसे केवल इतना जानना है कि भाई अरविंद केजरीवाल के लिए कैसा रिनोवेशन की जरूरत पड़ी, कितना पैसा लगाया, आपको तो पता है ना। ये लोग तो सब झूठी झूठी बातें करते हैं ना, सुरेंद्र राजपूत जी सच्ची बात कर रहे हैं ना, ये शांत प्रकाश जी सच्ची बात कर रहे हैं। चिराग सेठी तो सच्ची बात करेंगे ना। चिराग सेठी जी आपको खुल के मौका है, आप बताओ कि एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने वाले अरविंद केजरीवाल को अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए कितने हजार रुपए की व्यवस्थाओं की जरूरत थी और उसके बदले में कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए अरविंद केजरीवाल ने? कि पहली बात हिमांशु जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे नेशनल कन्वीनर को जितनी बेसिक सुविधाओं की जरूरत थी उतने ही थे, और बाकी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिलता आया उसी के हिसाब से घर बना, कुछ अलग तो उन्होंने बनवाया नहीं। जो वहां से गाइडलाइंस पास हुई होंगी वही सबने बनाया होगा, जो एरिया मिला, जो घर अलॉट हुआ। नहीं 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 चिराग जी, आप ये कह के तो ना बचोगे, आपने हम सबको देश में उम्मीद जगाई थी, आप वैकल्पिक राजनीति करने वाले हैं। जो चलता आ रहा है वो आप नहीं करेंगे, जो जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है उसको आप बंद करेंगे। अब आप दलील लेने, जो आ रहा था वैसा हमने भी चला लिया, आपने तो ऐसा नहीं कहा था, या आपको बाद में सत्ता में आने के बाद समझ में आया यार मजा तो इसी में है,
जब तक ये मजा नहीं लिया तो फिर क्या सत्ता में आने का मजा लिया। तो जेल से बाहर आती तो थोड़ी छोड़ देते बंगला, रहते उसमें, रहते रहते भाजपा तो शोर मचा रही है। अरविंद जी को जैसे ही उन्होंने अपना रेजिग्नेशन डाला, उसी 2 दिन बाद उन्होंने अपना घर खाली कर दिया। अगर उनको रहना होता, यही सुविधाएं लेनी होती तो वो रहते रहते। अरे चिराग शेट्टी जी, मुख्यमंत्री रहते हुए आतिशी जी नहीं रह पा रही, अरविंद केजरीवाल पद छोड़ने के बाद ये लोग रहने देते क्या? ये आपकी उदारता है? कैसी बातें कर रहे हो आप? अपने मुख्यमंत्री को रहते हुए तो उस बंगले में रह नहीं पाए, और आप बता रहे हो अरविंद केजरीवाल देखो छोड़ दिए कि छुड़ा दिए? छोड़ दिया, हमने तो छोड़ा है। उसके बाद ये आ गए, इन्होंने नहीं घुसने दिया, कल मुख्यमंत्री जी का सामान बाहर फिकवा दिया। तो ये तो देखिए, ये तो गंदी राजनीति हो ही रही है। अब हम कह रहे हैं कि हम दिखाते हैं शीश महल, तो शांता प्रकाश जी की पार्टी कह रहे नहीं, हम नहीं देखना चाहते, हम तो यही कहते हैं कि ये वाला है। हम तो कह रहे हैं देखो आओ हम दिखाते हैं, ये भी देखते अरे हैं। हम तो कुछ और पूछ रहे हैं चिराग शेट्टी, आप बताओ ना कितने पैसे लगाए, किस काम में लगाए? आप तो दस्तावेज के साथ मौजूद हो गए ना, इन्होंने वीडियो नहीं बनाने दिया, आप तो डाटा की शक्ल में बता दो, एतबार करेंगे। हमारे साथ में अनीता जी हैं, वो फिर जाके वेरीफाई करेंगे। बताओ चिराग जी। हिमांशु जी, रुपए की कुर्सियां खरीदी, क्योंकि ये आंकड़े तो बता रहे आपने लाखों रुपए के सोफे खरीदे। ये देश में आम आदमी कब से लाखों रुपए के सोफे पे बैठने लगा भाई? डेटा मेरे को बताओ तो सही। सीएजी की रिपोर्ट अभी तक टेबल तो हुई नहीं है विधानसभा में, तो कहां से आ रहा है डेटा? तो फर्जी डेटा। इसका मतलब जब आएगी, टेबल होगी, उसके बाद आप और मैं बैठ के इस पर डिस्कशन करेंगे कि विधानसभा में। एक पर जरूर है, एक सोने की सड़क बनी थी 250 रुपए किलोमीटर की, वो भी जरूर पूछेगा शांता प्रकाश जी से कि 250 रुपए किलोमीटर की सड़क कैसी होती है। एक आयुष्मान घोटाले की भी सीएजी रिपोर्ट आई थी जो टेबल हो गई है, वो भी जरूर पूछेगा कि उसमें क्या हुआ। ये भी टेबल ही हो, जिस दिन टेबल होगी उस दिन आप और मैं बैठ के वैलिड नंबर्स पे बात करेंगे। चिराग शेट्टी जी बता नहीं पा रहे कितने पैसे लगे जिसमें अरविंद केजरीवाल रहा करते थे, पर अनीता चौधरी जी शायद बता पाए कि यह मुद्दा आम आदमी पार्टी को कितना भारी पड़ने वाला है। उतना ही जितना कांग्रेस और शीला दीक्षित को कॉमनवेल्थ पड़ा था, या उससे कम? अनीता जी देखिए, भ्रष्टाचार अगर उजागर हो जाता है और उसकी तस्वीरें सामने आ जाती हैं, तो उसको आप चाहे जितनी झुठलाते रहें, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। हो सकता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कुछ करोड़ के अंतर हो सकते हैं, लेकिन घोटाला नहीं हुआ, या शीश महल के नाम पे, अपने घर के रेनोवेशन के नाम पे करोड़ों रुपयों का हेरा फेरी नहीं हुआ या इन्वेस्ट नहीं किए गए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। न चिराग जी कर सकते हैं, न अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल ने घर छोड़ा नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने पहले आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया था, घर की चाबी आतिशी को दिया था। उस वक्त भी बवाल हुआ था, आपको याद होगा हिमांशु जी। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने आतिशी को बोला कि हमने आपको जब घर अलॉट नहीं किया तो आप यहाँ कैसे रहने आ गए। उनको वहां उस घर को छोड़ना पड़ा था, तो बड़ा हंगामा हुआ था कि हमें छुड़वा दिया गया घर को, हम एक मुख्यमंत्री हैं। तो ये कौन सा घर मुख्यमंत्री को जाएगा, किस मुख्यमंत्री को जाएगा, ये पीडब्ल्यूडी का जो है वो उसकी पैरोगी। अनीता जी, मैं थोड़ा दूसरे सवाल करता हूं आपसे। क्या आपको नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिक दुराग्रह के शिकार हैं? एक दिल्ली की सरकार का चुना हुआ मुख्यमंत्री एक घर के लिए भी कुछ सरकारी अधिकारियों के द्वारा इस कदर परेशान किया जाए, क्या यह संभव है? क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में किसी अधिकारी की औकात है कि वो एक मुख्यमंत्री के संदर्भ में कहे आपको यह मकान मिल सकता है, यह मकान नहीं मिल सकता? क्या आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल ने कम समय में जिस प्रकार की राजनीतिक सफलता और ऊंचाई हासिल की है, उसके चलते उन्हें दुराग्रह के तहत इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है? चलिए, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन एक बात मैं भी पूछना चाहती हूँ। आप बताइए कि कौन सा मुख्यमंत्री है? शिवराज सिंह ने अपना घर छोड़ा, जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे, तो क्या मोहन यादव तुरंत उस घर में घुस गए या उनको घर अलॉट हुआ उसके बाद गए? जब शिवराज सिंह हटे और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, तो क्या कमलनाथ तुरंत उस घर में घुस गए या उनको घर अलॉट हुआ? इस पर भी हमें तफ्तीश से बात करनी, उन प्रक्रियाओं को हम इनकार नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री कोई नहीं होता है कि वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो लेगेसी के तौर पे अपना घर आने वाले जिसको वो मुख्यमंत्री बनाया है उसको दे दे। ये चीजें जो है उसको अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप भले एक गलती करेंगे लेकिन आप पे दसों गलतियों का लोग ठीकरा जो है। थोड़ा अपन इसे विस्तार देते हैं। विषय है मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन का। ये तमाम राज्यों के जितने मुख्यमंत्री हैं
ये अपने अपने निवास में क्या क्या व्यवस्थाएं बनाते हैं, चाहे वो भाजपा शासित हैं चाहे कांग्रेस शासित हैं, उसको लेकर कोई बात नहीं करता। अरविंद केजरीवाल के रिनोवेशन में बहुत बात है। जितने पैसे अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए बंगले पे लगे हैं, कई पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इससे ज्यादा पैसे अपने बंगले पे लगवाए हुए हैं। क्या कहती हैं आप? देखिए, मैं शीला दीक्षित के घर में गई थी, जिसमें कि फिलहाल आतिशी रह रही हैं, जो घर उनको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वो घर इस तरह का नहीं था जहां इतने स्टैंडर्ड्स थे, ऐसे हाईटेक वॉशरूम थे, इतने हाईटेक दरवाजे थे। ऐसा घर नहीं था, बड़ा सिंपल सा घर था उनका, जहां हम लोग जाते थे, उनसे बहुत अच्छे से उनके ड्राइंग रूम में बैठ के बातचीत करते थे। और कई बार तो ऑफ रिकॉर्ड भी वो बहुत सारी बातें जो है अब हम लोगों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हुए बोल जाती थी। कभी किसी बात से कॉमनवेल्थ एक घोटाला हुआ जिसका जो उजागर हुआ, सामने आया, लेकिन उसमें शीला दीक्षित ही सिर्फ थी, ऐसा नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें शीला दीक्षित ना चाहते हुए भी उसमें फंस गई थी। कॉमनवेल्थ घोटाला शीला दीक्षित ने नहीं किया था। हाँ, उन्होंने क्रिप्टो कैपिटलिज्म के तहत एक अपने चाहने वालों को, जो वो ठेका कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, टेंडर कहा जाता है, वो जरूर दिया था। और वही चाहने वालों को टेंडर देना उन पे भारी पड़ा था, जिसमें वो बिल्कुल जिसमें वो मुश्किल में आई है। अनीता जी का कहना है। मैं वापस सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आता हूं। आप दिल्ली के संदर्भ में दूसरे विषयों को मुद्दा बनाने के पक्षधर हैं, पर आप पिछले 15 दिन से देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस मकान को ही मुद्दा बनाने के लिए प्रयत्नशील है। क्या आप नहीं मानते कि अरविंद केजरीवाल अपना बोया हुआ काटने के लिए मजबूर हो रहे हैं? उन्होंने आरोपों की राजनीति की और अपने स्वयं के संदर्भ में बड़े बड़े दावे त्याग संबंधी किए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक व्यक्ति जो गांधी की तरह लंगोटी ना सही पर कुर्ता पजामा पहनने की बात कर रहा था, वो विलायती सूट पहने हुए दिखने लगा, तो जनता के बीच में मुद्दा बनाने के लिए भाजपा को मौका मिल गया? क्या आप नहीं मानते कि अरविंद केजरीवाल ने बैठे बिठाए भाजपा को मुद्दा दिया हुआ है? देखिए, अरविंद केजरीवाल विषय नहीं है, विषय भ्रष्टाचार है जी। अरविंद केजरीवाल विषय नहीं है, विषय वहां पर क्या नाम कहीं ना कहीं अपराध है। अरविंद केजरीवाल विषय नहीं है, विषय वहां पर जो क्या नाम 3000 टन रोज कूड़ा निकल रहा है और गाजीपुर में जो कूड़े का पहाड़ खड़ा है वो और जमुना मैया है। मैं विषय की बात जो कहना चाह रहा हूं आपसे, देखिए, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। जिस तरीके से शीला जी को बेइज्जत किया गया था, अरविंद केजरीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब तो संघ ने खुल करके कहा कि हमने अरविंद केजरीवाल जी का सपोर्ट किया था अन्ना आंदोलन में, और वो अन्ना आज की डेट में पता नहीं कहां गन्ना बेच के सो रहे हैं आपके सामने। इन सारे लोगों को अपना अपना किया काटना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि ये तो चलेगा, ये आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी मीडिया के साथ मिल करके मुद्दा बनाने में माहिर है। भारतीय जनता पार्टी हर वो मुद्दा बनाएगी जिससे उसको सुविधा बनेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको भी मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सुरक्षा को भी मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस पार्टी जो है अपहरणों को भी मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस पार्टी सड़क को भी, बिजली को भी, पानी को भी, सब चीजों को मुद्दा बनाएगी, जिससे दिल्ली के लोगों का सरोकार है। मेरा यह कहना है कि खाली इसको मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलताओं को क्यों छुपाना चाहती? इसको भी मुद्दा बनाइए, इसको भी मुद्दा बनाइए। पर सुरेंद्र राजपूत जी, आपका बड़ा लंबा राजनीतिक तजुर्बा है प्रवक्ता होने के नाते, क्या आप ये आकलन कर पा रहे हैं कि ये घर का रिनोवेशन अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ने जा रहा है? या आपको लगता है कि भले ही भाजपा जितनी भी कोशिश कर ले, ये बड़ा मुद्दा नहीं रहने वाला है? आपका अपनी समझ, आपका अनुभव क्या बोलता है? नहीं, मुद्दा तो ये है, और मुद्दा है और सही मुद्दा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले इस तरीके का अगर क्या नाम नैतिक भ्रष्टाचार करेंगे तो सवाल उठेंगे। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब दिल्ली की सांसों पर संकट हो, जब दिल्ली वासियों के पेट का संकट हो, जब दिल्ली वासियों के पानी का संकट हो, बिजली का संकट हो, महिलाओं की इज्जत का संकट हो, जब दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित ना हो, तो वो मुद्दे और ये मुद्दे, सब मुद्दों को साथ लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पापी पार्टी है, झूठी पार्टी है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ
इस मुद्दे को उठा करके बाकी सब मुद्दों को पीछे हटाना चाहती, क्योंकि उसमें उन्हें जवाब देना है। मैं इस पर एक टिप्पणी और चाहता हूं। 55 करोड़, 50 करोड़, 45 करोड़ एक मुख्यमंत्री निवास की साज सज्जा पर, रिनोवेशन पर खर्च हुए, ये आपको आपत्तिजनक लगता है सुरेंद्र राजपूत जी? या एक आम आदमी होने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल अपने रहने की व्यवस्थाओं में इतना पैसा सरकारी खर्च करा देते हैं, ये आपको गंभीर मुद्दा लगता है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो वैकल्पिक राजनीति की बात देश में कही थी। इस पर सुरेंद्र राजपूत जी आपकी दृष्टि जाती है? बिल्कुल, पूरी तरीके से मैं इस बात से सहमत हूं, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं कि इस तरीके से इतना बड़ा दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले लोग जब अपने ऊपर इस तरीके से खर्च करेंगे तो वो आंच उनके चेहरे पर आएगी, और आज आ रही है। शीला दीक्षित जी को बेइज्जत करने वाले लोग आज की डेट में बेइज्जत हो रहे हैं। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि यह मुद्दा है, लेकिन मेरा एक ही प्रश्न है आपसे हिमांशु भाई, कि जो दिल्ली का मीडिया है ना, नोएडा मीडिया जिसको कहते हैं, उस नोएडा मीडिया के साथ भारतीय जनता पार्टी मिल करके सिर्फ इसी मुद्दे को प्रमुखता दे करके बाकी मुद्दों से बचना क्यों चाहती है? बाकी मुद्दों से बचना क्यों चाहती है, ये सुरेंद्र राजपूत पूरी जिम्मेदारी से पूछ रहे हैं। और शांति प्रकाश जी, आपकी जिम्मेदारी है इसका उत्तर दें। दिल्ली के संदर्भ में कानून व्यवस्था के स्तर पर नाकामी, इसकी कीमत किस तरीके से चुकाएगी भाजपा? सुरेंद्र राजपूत जानना चाहते हैं। क्या आप शीश महल के मुद्दे को उछालकर अपने इस जिम्मेदारी से मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी ने तमाम बातें कही, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी तरीके से कोसने का काम किया। दरअसल छटपटा रहे हैं, ये यहाँ पर सिफर पे बैठे हुए हैं और फिर सिफर पे रहने वाले हैं, इस वजह से और बेचैनी। और सही मायने में 2 राज्यों में इनकी सरकार है, वहां पर ये इस प्रकार का कोई भी एजेंडा या कोई भी ऐसा काम नहीं करके दे पा रहे जिससे कि लोगों के सामने कहें कि देखो हमने हिमाचल प्रदेश में इतना बढ़िया किया, या हमने कर्नाटक में इतना बेहतरीन किया। कर्नाटक में इन्होंने जो घोषणाएं की अभी तक शुरू नहीं हुई हैं, और वो कैसे पूरी की जाए उसके लिए डेवलपमेंट का सारा पैसा रोक दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री बेचारे परेशान है कि किस तरीके से उसको जो वो योजनाएं हैं उसको संचालित किया जाए। ठीक वही हाल जो है हिमाचल प्रदेश में इनका, वहां पर 1500 रुपए देने की महिलाओं को घोषणा की, मगर दिया कुछ नहीं, बल्कि परेशान तो आप भी बहुत है शांत प्रकाश जी। वो महाराष्ट्र के कृषि मंत्री का अभी 2 दिन पहले बयान था कि वो हम लाड़की बहना के तहत पैसे दे रहे हैं, इसीलिए किसानों की कर्ज माफी में विलंब हो सकता है, हालत खराब है। ये मध्य प्रदेश में भी सरकार हर महीने जैसा कर्जा ले रही है, उससे हालत आपकी भी पता चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी वित्तीय स्थिति ऐसी ही है। तो एक कर्नाटक का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? आप तो बता रहे थे ये फ्रीबी देश के लिए खतरा है, अचानक आप फ्रीबी की होड़ में शामिल हो गए। कितना दे सकते हैं इसमें आप भी शामिल हैं, थोड़ा उस पर भी दृष्टि दे। फिर सुरेंद्र जी बोल रहे थे तब आपने उनको याद नहीं दिलाया, मगर कोई बात नहीं, मैं जब बोल रहा हूं तो आपने मेरे उस सारी बात को रोक दिया ताकि मैं इनके बारे में, इनकी जो दुर्दशा है उसके बारे में ना बताऊं। ठीक है, मैं रोक देता हूं, मगर जहां की आप बात कर रहे हैं वहां पर कहीं भी कोई हमने जो घोषणा की हुई है रुकी हुई नहीं है। और हम उन सब घोषणाओं को पूरा करते हैं जिसको हम घोषित करते हैं, उसके लिए पूरा फंड देख करके घोषित करते हैं। इस तरीके से नहीं है कि हम दूसरी मदों का पैसा दूसरी मदों में लगा रहे हैं। आज 80 करोड़ देश के नागरिकों को फ्री खाना देने की, भोजन देने की, राशन देने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हम किसान निधि का पैसा अनवरत दे रहे हैं और एक बटन दबाते के साथ मिलता है और सुनिश्चित तारीख को मिलता है। तो इसलिए इस प्रकार की बात न करें कि हम नहीं दे रहे। हम जहां घोषणा करते हैं देते हैं, और जहां घोषणा कर रहे हैं करेंगे वहां देंगे भी। और दिल्ली में हम आएंगे तो दिल्ली में भी हम ये सब चीजें सब जो दिल्ली की जनता को मिलना सब देंगे, उसे कटौती नहीं करने वाले। मगर हम बेईमानी नहीं करने वाले। जिस तरीके से शीला दीक्षित जी ने बेईमानी करी, दिल्ली को लूटा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली को लूट रही है, और दोनों के लूट के कारण से दिल्ली की जनता को जो हालत और दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं, उसको यूं समझ लें कि पिछले 25 वर्ष से दिल्ली की जनता का एक गलत निर्णय जो है उनके साथ में कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलात पैदा कर रहा है। एक सवाल है शांत प्रकाश जी, विनम्रता पूर्वक। देखो, आपने बताया कि
शीला दीक्षित ने दिल्ली को कैसा लूटा, और अभी आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में भी दिल्ली की क्या दुर्दशा हुई। पर देखो, दिल्ली को जो इनका आप लूटने का बता रहे हो शीला दीक्षित को, उन्हें जनता ने एक बार के बाद 2 बार और मौका दिया, और अरविंद केजरीवाल को भी एक बार के बाद 2 बार और मौका दिया। पर 27 साल पहले सम्माननीय मदन लाल खुराना जी, सम्माननीय साहेब सिंह वर्मा जी और सम्माननीय सुषमा स्वराज जी ने दिल्ली के साथ ऐसा क्या किया था जो इतनी दुर्दशा होने के बावजूद भी दिल्ली की जनता भाजपा को मौका देने के लिए तैयार नहीं होती। शांत प्रकाश जी, क्या किए थे आप लोग उन 5 सालों में कि 27 सालों से दिल्ली की जनता आपसे हाथ जोड़ लेती है? थोड़ा रोशनी दीजिए ना। हाँ, मैं बताता हूँ। आज जो कांग्रेस कह रही है ना, मेट्रो हमने शुरू की, मेट्रो हमने शुरू की थी बेसिकली जिस वक्त साहिब सिंह वर्मा जो है चीफ मिनिस्टर थे, और मेरे फादर पीडब्ल्यूडी में चीफ इंजीनियर थे, और उन्होंने ही इस पर प्लानिंग किया था। तो मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूँ, और आप आरटीआई डाल करके भी मालूम कर सकते हैं। वो हमने शुरू किया था प्रोजेक्ट जो है, मेट्रो प्रोजेक्ट जो है। हमने सफदरजंग फ्लाईओवर, धौलखमा फ्लाईओवर, अक्षरधाम सेतु, ये हमने शुरू किए। और इसके साथ साथ वाईबीपी प्रोजेक्ट जो आपका शकरपुर से जो यमुना ब्रिज बना हुआ है, और आईपी एक्सटेंशन की तरफ से जो यमुना ब्रिज जो जापानियों ने बनाया, ये दोनों ब्रिज हमने शुरू किए और दिल्ली को और नजदीक किया। जो जाम की स्थिति पैदा हुआ करती थी, हमने 47 फ्लाईओवर उस वक्त में सैंक्शन किए और बनाने शुरू किए, जो 1998 में हमारी सरकार हटने के बाद में शीला दीक्षित ने उसको टेक ओवर किया। मगर उसके बाद में उन्होंने सिवाय लूट के कुछ नहीं किया। और आप कह रहे हैं ना, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में शीला दीक्षित जी ने जो लूट मचाई, अभी एक हमारी प्रवक्ता जो है वो कह रही थी कि उनका कोई आरोप नहीं था। अरे, आपकी निगाह के सामने आपके हाथों से टेंडर दिए जा रहे हैं और आप उन्हें क्लीन चिट दे रही हैं। आप स्वयं इस चीज को स्वीकार कर रही हैं कि हाँ, टेंडर तो दिए गए थे। अरे, टेंडर का ही तो खेल है सारा। ये टेंडर जो दिए आप लोगों ने उस वक्त में, उसमें आपने लूट मचाई। देखो शांत प्रकाश जी, मैंने एक कितना ईमानदार किस्म का सवाल आपसे किया था कि आपने 5 साल में ऐसा क्या किया कि दिल्ली की जनता ने 27 साल से आपसे हाथ जोड़े हुए कि भैया आपको मौका नहीं देंगे। तो आपने हमें बताया कि देखो, हमने इतने बेहतर काम उन 5 सालों में किए थे। तो क्या बताना चाह रहे हैं आप? दिल्ली की जनता नासमझ है इसलिए आपको मौका नहीं देती, या दिल्ली की जनता एहसान फरामोश है कि इतने अच्छे काम हो जाने के बावजूद भी आपको मौका नहीं देती? थोड़ा समझ नहीं पाया। हाँ, बताता हूँ। उस वक्त में एक नैरेटिव, देखो जनता हमेशा नैरेटिव के कारण से जो है विचलित होती है। एक नैरेटिव हुआ 98 में प्याज का खेल, और प्याज के कारण से हाई प्याज के कारण से सरकार चली गई, सिर्फ प्याज के कारण। अरे भाई, उसके बाद 2003 में नहीं दी, उसके बाद 2008 में नहीं दिया, 2013 में नहीं दिया, 2015 में नहीं दिया, 2020 में नहीं दिया। प्याज के आंसू तो 98 में निकले थे ना, आपके आंसू तो उसके बाद भी लगातार निकल रहे हैं, झार झार लगातार। हाँ, तो उसके बाद जो है हमारी स्थिति ठीक है। उस वक्त में कांग्रेस का जो भी रहा काम करने का तरीका, वो जनता देखती रही और वो पशुपेश में रही कि क्या करें। अल्टीमेटली शीला दीक्षित जी को मौका मिलता रहा, मगर इस बार दोनों को देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया और आम आदमी पार्टी को भी देख लिया। तो मैं समझता हूं, देख तो वो हर बार रहे हैं पर आपको मौका नहीं दे रहे हैं। पर आपने बताया नहीं कि आपने 5 साल में ऐसा क्या किया था। पर सुरेंद्र राजपूत जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर चिराग शेट्टी जी से आखिरी दौर की बातचीत करते हैं। जी सुरेंद्र जी। 3-4 चीजें हैं। शांति प्रकाश जी वरिष्ठ हैं, मैं परिचय मेरा नहीं है, पहली बार मैं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम मेरी एक उम्मीद है इनसे कि पढ़ लिख करके आया करें। पहली बात तो, जब आप बात करते हैं तो आप दिल्ली के अलावा कर्नाटक पहुंच जाएंगे, तेलंगाना पहुंच जाएंगे, हिमाचल पहुंच जाएंगे। तो मैं शांति प्रकाश जी, आपके नेताओं को मैं स्वयं बैठ करके पूरे हिंदुस्तान के मीडिया के सामने मुंबई में चुनौती दे के आया था। मेरे साथ क्या नाम, रेवंत रेड्डी साहब मुख्यमंत्री तेलंगाना, हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी बैठे हुए थे। और डीके शिव कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आइए हमारी सारी योजनाओं की जानकारी लेने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप के लिए चार्टर्ड प्लेन कर दूंगा,
और स्टेट लीडरशिप से जो नीचे के लोग हैं उनके लिए वॉल्वो बसेस कर दूंगा, आए कर्नाटक में आकर के देखें और वो योजनाएं हैं या नहीं है। नंबर एक, हिमाचल की भी सुक्खू सरकार ने जो ओपीएस लागू करी, महिलाओं को पेंशन देने की बात करी, सारी की सारी घोषणाएं लागू हैं। लेकिन आप लोग चूंकि झूठे लोग हैं, आप लोग असत्य, आप लोग लगातार अफवाह फैलाते हैं, अफवाह तंत्र के आप लोग जिम्मेवार हैं। हर 8 घंटे में तेलंगाना में एक नौकरी मिलती है, अगर आपको न जानकारी हो तो जाकर के रेवंत रेड्डी की सरकार वहां हैदराबाद में जरूर होकर के आइए। एक बात। दूसरी झूठ आपने बोला साहिब सिंह वर्मा तो कहीं थे ही नहीं। जगदीश टाइटलर साहब ने नरसिम्हा राव सरकार में इसका जो है कंसीव किया था प्रोजेक्ट को, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। उसके बाद इलेक्शन आए और मदन लाल खुराना जी ने एज ए सीएम इस आइडिया को आगे बढ़ाया और इसको इंप्लीमेंट शीला दीक्षित जी ने किया, मेट्रो को। साहिब सिंह वर्मा कहा गए, मेरी तो समझ की बात से बाहर बात है। आप लोग ऐसा अफवाह तंत्र क्यों फैलाते हैं? और दिल्ली को आप स्पष्ट रूप से जानिए, जब हम दिल्ली की बात करते हैं तब आप हमारी इधर की बात करने, हमने तो दे दिया, लेकिन आप हमको बता दो, ये क्या नाम हिमांशु भाई बैठे हुए छत्तीसगढ़ में, अगर 3200 रुपए में धान किसी किसान का उठा हो तो बता दो, और वरना राजनीति छोड़ दो। आपको मध्य प्रदेश में आपने सिलेंडर 450 रुपए में किसी को दिए हो तो बता दो, वरना राजनीति छोड़ दो। लखनऊ में, लखनऊ क्या नाम यूपी में जहां मैं बैठा हुआ हूं, यह कहा गया था कि साहब होली और दिवाली सिलेंडर फ्री में मिलेंगे, अगर किसी एक को भी मिले हो तो बता दो। राजस्थान में आपने कहा था सिलेंडर 450 रुपए में देंगे, किसी एक को दिया हो तो बता दो। अरे भाई, आप लोग अपने वादे पूरे नहीं करोगे और हमारे ऊपर अफवाहों का तंत्र चलाओगे। सुरेश राजपूत जी का कहना है, पर अभी हमारी चर्चा के केंद्र में ना छत्तीसगढ़ है, ना मध्य प्रदेश है, ना उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, केजरीवाल है, चिराग शेट्टी जी हमारे साथ में है, और चिराग जी को भारी पड़ रहा है अपना अतीत में किया हुआ कहना। चिराग जी फिर से बताओ ना, आप सब तरह से घूम जाते हो, पर लोग अब केवल ये पूछ रहे हैं कि ये आपने आम आदमी के स्तर को इतना ऊंचा कैसे बना दिया, इसमें कुछ तो बताओ। आम आदमी की तस्वीर आपने कितनी बदल दी? आप अपने महल के विषय में मत बताओ, आम आदमी की तस्वीर कितनी बदल पाए इस पे बताओ। बताता हूं, देखिए दिल्ली में 17 लाख घर हैं जहां बिल 0 आता है। आज दिल्ली में महंगाई दर जो है वो सबसे कम है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं वो दिल्ली के लोगों के साथ है। आज 2 लाख बच्चे हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है, क्योंकि सरकारी स्कूल की पढ़ाई अच्छी है। आज 40 बच्चे ऐसे सरकारी स्कूल के जो फ्रेंच सीखने पेरिस गए थे। कभी आपने सुना नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। आप ऐसे स्कूल नहीं गए होंगे जहां पर छुट्टी के समय में टीचर एक्स्ट्रा क्लास ले रही है वहां पर बोर्ड्स के लिए। तो कहीं ना कहीं आज दिल्ली के लोगों के लिए जितना काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है उतना पहले की सरकारों ने नहीं किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां बात आती है, पिछले 65 साल में 62 फ्लाईओवर बने थे, पिछले 10 साल में 38 फ्लाईओवर बने हैं, 10,000 किलोमीटर की सड़कें बनी है, 6800 किलोमीटर की सीवर लाइन डली है, 4 लाख सीसीटीवी कैमरा डले हैं जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। 1860 कैमरा प्रति माइल जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। आप न्यूयॉर्क चले जाइए, आप लंदन चले जाइए, आप टोक्यो चले जाइए, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगवाने वाली कोई सरकार है तो वो दिल्ली की सरकार है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हो तो 534 मोहल्ला क्लिनिक हैं आज दिल्ली में, जहां दिल्ली का कोई भी आदमी जाकर अपना इलाज करा सकता है। जमुना का पानी साफ हो गया तो वो तो हमने माना ना, हमारे मुख्यमंत्री ने माना। आप प्रधानमंत्री से कहलवा दीजिए गंगा साफ नहीं हुई, मैं वोट नहीं मांगता। हमारे तो मुख्यमंत्री में इतना जिगरा है, उन्होंने आके बोला कि हाँ मुझसे ये काम नहीं हुआ। कुछ उन्होंने कहा था कि अगर 2025 तक जमुना साफ नहीं हुई तो वोट नहीं मांगूंगा। बाद में कायम रहेंगे या केवल इतने तक रहेंगे कि हाँ जमुना साफ नहीं हुई पर वोट तो मांगूंगा? देखो हिमांशु जी, उन्होंने आपको क्लियर आके बताया और उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि हाँ। अरे बात पूरी करो ना चिराग भाई, बात पूरी क्या हुई थी? सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे हैं कि देखो उन्होंने कहा था अगर जमुना साफ नहीं हुई तो 2025 में वोट नहीं मांगूंगा। आप स्वयं बता रहे हो कि देखो हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया हमसे जमुना साफ नहीं हुई, आगे की बात भी पूरी कर रहे हो, वोट नहीं मांग रहे इस बार। हिमांशु जी, उन्होंने आके अपनी बात पूरी रखी कि मैंने ये वाला काम मुझसे नहीं हुआ। कितने नेता ऐसे कर पाते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया और मैंने जो काम किया उसके बेसिस पे तुम्हें लगे मुझे वोट देना तो देना। अब ये बात करके गए। आज भाजपा की मुझे एक नीति बता दीजिए कि उन्होंने बोला कि हम दिल्ली के लिए ये काम करेंगे। 20-25 दिन चुनाव के लिए रह गए हैं, एक मैनिफेस्टो का एक वादा कोई जितने पैनलिस्ट यहां बैठे एक भी बता दे कि हमने दिल्ली के लिए ये सोचा है। एक बोर्ड मुझे पूरी दिल्ली में दिखा दे कि हम दिल्ली वालों के लिए ये करेंगे। हमारे भाजपा और आम आदमी पार्टी का चुनाव है, मैं पूछ रहा हूं एक मेरे को कोई चीज दिखा दे कि हमने एक गारंटी दी हो। 20 दिन रह गए चुनाव में सिर्फ।
आपने बताया कि ये भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच चुनाव है, कांग्रेस को अपने साथ ले लिया या भाजपा के साथ कर दिया आपने? इस तो ना 3 में है ना 13 में है, अभी तो देखिए क्या है हालात है। कांग्रेस लड़ रही है अपना चुनाव, कांग्रेस लड़े अपना चुनाव, बट आपको भी पता है भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच का चुनाव है और आम आदमी पार्टी इसमें जीत कर निकल के आगे आएगी। जब 3 में है ना 13 में है तो लोकसभा चुनाव में इनके साथ में क्यों गए थे आप, जो ना 3 में है ना 13 में है? इतने इंडिया गठबंधन के दल है, आज सबने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। कौन सा दल है जिसने कांग्रेस को समर्थन दिया है? चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, सबने यही बोला है कि हम अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को दे रहे हैं, क्योंकि हमने अपना गठबंधन धर्म निभाया ना। हम हरियाणा चुनाव लड़ने गए, हमारे नेता ने किसी बड़े नेता के लिए कांग्रेस के कुछ अपशब्द बोले हो, कोई फालतू की कोई कंप्लेंट करी हो, दिल्ली में आते ही संदीप दीक्षित जी को याद आता है कि अरविंद जी के खिलाफ कंप्लेंट करनी है, पर उनको परवेश वर्मा नहीं दिखते जो 1100 रुपए बांट रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए घर में रखे बैठे हैं, वो नहीं दिख रहे उनको। ये अपने क्या नाम है रमेश बिदूड़ी जी नहीं दिखते जो प्रियंका वाड्रा जी के लिए कितनी गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। वहां कोई एफआईआर नहीं होगी, वहां इनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, पर आम आदमी पार्टी में इन्होंने अटैक करना है। तो हम क्यों ना बोले कि ये बी टीम है भाजपा की, क्यों ना बोले कि सिर्फ भाजपा को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? अगर इनका है तो सुरेंद्र राजपूत जी आज बोल दे इन दोनों मुद्दों पर। अगर सुरेंद्र राजपूत जी तो आपकी इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, देखो शीश महल को लेकर बोल रहे हैं कि शीश महल पे ज्यादा बातें नहीं होनी चाहिए, बात बाकी मुद्दों पर होनी चाहिए। और कितनी मदद चाहते हो आप बताओ? इतने बड़े मुद्दे पर सुरेंद्र राजपूत जी ने कह दिया भाई इसे छोड़कर बाकी मुद्दों पर भी बात करो, और कितनी मदद चाहते हो भाई? हम तो मदद कहां चाह रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं अपना चुनाव। हम तो कह रहे हैं उनकी मदद मत करो आप, जो आप करने की कोशिश करो। तभी तो सारे बड़े दल जो आवाज हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हिमांशु जी आप खुद देखिए ना, जितने बड़े दल हैं इंडिया गठबंधन के, सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इनका कहना। अनिता चौधरी जी, मैं आखिरी मुद्दे पर आता हूं आपके पास के लिए। कुल मिलाकर शीश महल ही निर्णायक होगा या सुरेंद्र राजपूत जी जो दावा कर रहे हैं? मुद्दे होंगे दिल्ली की गंदगी, मुद्दे होगा दिल्ली का ट्रैफिक, मुद्दा होगा दिल्ली की कानून व्यवस्था। आपका आकलन? शीश महल एक मुद्दा होगा, लेकिन उसके साथ कई टॉपिंग्स होंगे, उसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम आया तो कैसे दिल्ली पानी पानी हुई, और जब गर्मी का मौसम आया तो दिल्ली पानी पानी के लिए कैसे तरस गई थी। तो ये सारे मुद्दे जो हैं जनता के लिए भी मुद्दे हैं और राजनीतिक पार्टियों के लिए भी मुद्दे हैं। लेकिन शीश महल का जो तस्वीरें हैं वो ऐसी तस्वीरें हैं जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के दो रुख को दिखाता है। वो बताता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही थी और जो उनकी हकीकत है उसमें कहीं जमी आसमान का फर्क है। बात अगर ये कहे, अभी चिराग जी बोल रहे थे कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ गंगा की सफाई नहीं हुई है। आपको याद होगा कि जब 49 दिन की सरकार बनी थी उसके बाद दोबारा जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनावी मैदान में आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खाए थे और बोलते कि मैं कभी कांग्रेस के साथ अलायंस में नहीं जाऊंगा, उन्होंने जाके जनता से माफी मांगी थी, जी हमसे गलती हो गई, हम कांग्रेस के साथ चले गए, अब ये गलती कभी नहीं होगी। तो माफी मांगना, अपनी बातों से मुकर कर माफी मांगना, ये अरविंद केजरीवाल जी की फितरत में है। देखते हैं कि आखिर जनता को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए देखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर 7 जून 2013 को एक एफिडेविट अरविंद केजरीवाल ने साइन किया था और जिसके अंतर्गत नंबर 3 पर उन्होंने कहा था मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगी, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगी। कोई और इसका जवाब मांगे ना मांगे, पर अरविंद केजरीवाल की अंतरात्मा कभी ना कभी इस दावे और वादे का जवाब तो मांगेगी। क्या शीश महल को मुद्दा बनाने की भाजपा की कोशिश सफल होगी, या सुरेंद्र राजपूत जिन मुद्दों को दिल्ली के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं उन मुद्दों के आधार पर दिल्ली की जनता फैसला लेगी? ये आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन इतना तय है ये मकान अरविंद केजरीवाल को बाहरी तो जरूर ही पड़ेगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को समर्पित है। बहुत कुछ कहा था आपने, तो उसी को लेकर शायर कहता है कि बहुत कुछ उम्मीद थी हमसे जमाने को मगर, बहुत कुछ उम्मीद थी हमसे जमाने को मगर, साथ चलकर वक्त के हम और ही होते गए। दिनेश चंद्र शर्मा ने जो यह बात कही, ये बात सटीक तो बैठती है पर तकलीफ बहुत देती है। क्या अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों को भी अपने इस बदलाव को लेकर उतनी ही तकलीफ है? सवाल है, वक्त इसका उत्तर देगा। और मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।